हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खेल हाई जंप में कितने प्रकार के झंडे दिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जो ऊंची कूद खेल होता है तो उसमें कितने प्रकार के फ्लैग जो हैं, झंडे हैं, दिखाए जाते हैं रेफरी के द्वारा। तो इसमें 2 प्रकार के झंडे दिखाता है रेफरी। कौन कौन से? सफ़ेद और लाल। ठीक है, जो सफ़ेद झंडा होता है सही जंप, वैलिड जंप के लिए होता है, और जो लाल झंडा होता है ये कब दिखाता है? जब गलत जंप करता है कोई भी एथलीट या जंपर, जब गलत जंप करेगा तब लाल झंडा दिखाता है रेफरी। यदि सही जंप हुआ है तो उसके लिए सफ़ेद झंडा दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, फासबरी फ्लॉप ऊंची कूद के कूदने का एक तरीका है किस एथलीट के नाम से संबंधित है। ठीक है, माने कहने का मतलब यही है, जो फासबरी फ्लॉप कूदने का एक तरीका है, स्टाइल है। ठीक है, तो यह जो फासबरी फ्लॉप नाम पड़ा है तो किस मतलब एथलीट के नाम से इसको रखा गया है या किस एथलीट के नाम से संबंधित है। ठीक है, तो ये हैं डिक फासबरी, इनके नाम से रखा गया है फासबरी फ्लॉप कूदने का तरीका। और मैं आपको बता देता हूँ कितने कूदने के यानी ऊंची कूदने के कौन कौन से स्टाइल या फिर तरीके होते हैं। तो ये होता है सीजर स्टाइल, स्ट्रेडल रोल, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल और फासबरी फ्लॉप। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये कूदने के तरीके हैं, इनको याद कर लेना। और ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सा तरीका है या कौन सा तरीका नहीं है। 3 दे देगा और चौथा नहीं होगा, जो उसको दे देगा। पूछ लेगा 3 मतलब 4 विकल्पों में से कौन सा कूदने का तरीका नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आज के समय में क्वेश्चन आते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेगा, 3 कोई भी दे देगा और एक इसमें से उठाकर दे देगा। पूछ लेगा कि हाई जंप यानी ऊंची कूदने का कौन सा तरीका या स्टाइल है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? हाई जंप के कूदने के तरीके हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पुरुष जेवलिन के मेटल हेड की लंबाई कितनी होती है। जो पुरुषों का भाला होता है यानी जेवलिन थ्रो होता है, उसमें जो मेटल हेड होती है, ठीक है, मेटल हेड जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो उसकी लंबाई होती है 250 से 330 mm तक। और जो महिलाएं होती हैं उनका जो जेवलिन थ्रो होता है उसकी जो मेटल हेड की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 250 से 300 mm होती है, यानी मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब ये जो मेटल हेड होता है ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई भाला है, ठीक है, मान लो ये भाला है और ये भाला है, और इसमें जो अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये यहाँ से ये वाली इसकी क्या है? ये नोक है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है मेटल की। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटल हेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो होती है इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, सॉरी इसकी जो है लंबाई पूछ रहा है। तो कितनी होती है? पुरुषों के लिए 250 से 330 mm तक हो सकती है, महिलाओं के लिए 250 से यानी 250 से 300 mm हो सकती है। ठीक है, तो पुरुषों के लिए 250 से 330 mm, महिलाओं के लिए 250 से 300 mm होती है। ठीक है, मेटल हेड क्या होता है? जो भाले की नोक होती है वो किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटल हेड बोलते हैं, जो नोक होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो पुरुष भाला होता है यानी पुरुष जेवलिन का जो वेट होता है, वजन होता है, कितना होता है? तो इसका 800 ग्राम होता है। ठीक है, कितना? 800 ग्राम होता है। जबकि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए जो भाले का वजन होता है 600 ग्राम होता है। ठीक है, पुरुषों के भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए 800 ग्राम होता है, महिलाओं के भाले का वजन कितना होता है? 600 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में किसी न किसी। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 4, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉट पुट के सेक्टर का कोण कितना होता है। तो इन तीनों के सेक्टर का जो कोण होता है कितना होता है? 34.92 डिग्री होता है। ठीक है, कौन कौन से? डिस्कस थ्रो हो, हैमर थ्रो हो, शॉट पुट हो, इन तीनों के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो इन तीनों के सेक्टर का कोण एक ही होता है, 34.92 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो भाला जो होता है जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो इसका होता है 28.96 डिग्री होता है। ठीक है, कितना?
28.96 डिग्री होता है। आपको कहीं कहीं यदि ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो आपको इतना मिल सकता है, ठीक है, 29 डिग्री। कितना? 29 डिग्री मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सही वाला है वो कौन है? ये वाला 28.96 डिग्री होता है जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स इसी क्रम में। कबड्डी खेल की कुल समयावधि कितनी होती है? तो जो कबड्डी खेल होता है उसकी कुल समयावधि होती है 40 मिनट, ठीक है। इसमें 20-20 के 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। 20-20 मिनट के 2 भागों में इसका खेल आयोजन होता है। और इसमें जो 5 मिनट होता है ये 5 मिनट होता है इनिंग ब्रेक, जिसे हाफ टाइम कह लीजिए या लंच कह लीजिए या इनिंग ब्रेक कह लीजिए, ठीक है। इनिंग ब्रेक कितने समय का होता है? 5 मिनट का होता है। बाकी पहले क्या होगा? 20 मिनट का गेम होगा, फिर 5 मिनट का, मतलब 20-20 मिनट के 2 भाग होते हैं इसमें से। और बीच में 5 मिनट का जो है रेस्ट टाइम कह लीजिए या लंच टाइम कह लीजिए या हाफ टाइम कह लीजिए होता है, या इनिंग ब्रेक होता है, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो बोल लीजिए। तो इनिंग ब्रेक कितने का होगा? माने पहले 20 मिनट का गेम होगा, फिर 5 मिनट का जो है क्या होगा? इनिंग ब्रेक होगा, फिर उसके बाद 20 मिनट का गेम हो जाएगा। तो इसलिए कबड्डी खेल की जो कुल समयावधि होती है कितनी होती है? 40 मिनट होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। कबड्डी के खेल में जब रेडर एक ही रेड में 3 या 3 से अधिक अंक अर्जित करता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सॉरी, कोई भी रेडर होता है, देखो ये जो रेडर शब्द है, रेडर क्या होता है? जिसे जो भी एक प्लेयर जो होता है कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे के पाले में जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेडर बोलते हैं। जब वो जा रहा होता है वो दूसरे पाले में गया होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं, ठीक है। उस जाने को कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, जो जाता है उसको रेडर बोलते हैं। जो जाने की प्रक्रिया है जहाँ पर वो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे रेड बोलते हैं, ठीक है। वो रेड डालने जाता है, और रेड डालने कौन जाता है? रेडर जाता है। रेडर किसे कहते हैं? जो कबड्डी कबड्डी शब्द का उच्चारण करते हुए दूसरे के पाले में जाता है उसे रेडर कहते हैं। और वो करने क्या जाता है? रेड डालने जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्या था मेरा क्वेश्चन? आते हैं क्वेश्चन पे। कबड्डी खेल में जब रेडर एक ही रेड में 3 या 3 से अधिक अंक अर्जित करता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे सुपर रेड बोला जाता है, ठीक है। माने बहुत अच्छी रेड हो गई, क्योंकि 3 या फिर 3 से अधिक अंक ले आता है तो क्या बोलते हैं? उसको सुपर रेड बोलते हैं, ठीक है। कौन करता है? रेडर करता है रेड डालने के समय, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। कबड्डी खेल में रेड की समयावधि कितनी होती है? जो भी रेडर कबड्डी कबड्डी शब्द बोलते हुए रेड डालने जाता है तो उस कबड्डी कबड्डी बोलने की जो समयावधि होती है कितनी होती है? 30 सेकंड होती है। यदि 30 सेकंड से अधिक हो जाएगा तो उस रेडर को रेफरी जो है क्या कर देता है? आउट मान लेता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं इसी क्रम में। डिसलेक्सिया बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित होती है? तो ये मस्तिष्क यानी ब्रेन से संबंधित होती है। कौन सी बीमारी? डिसलेक्सिया बीमारी। डिसलेक्सिया बीमारी मतलब किससे संबंधित होती है? तो ये पढ़ने से संबंधित होती है, ठीक है। पढ़ने की अक्षमता है तो इसको क्या नाम दिया गया है? डिसलेक्सिया। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है पढ़ने से संबंधित बीमारी होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने की अक्षमता है, इसीलिए ये मस्तिष्क से संबंधित है। और जो लिखने से संबंधित होती हैं जैसे डिस्फेजिया हो गई, अफेजिया है या डिस्फेजिया है, तो डिस्फेजिया या अफेजिया जो होती हैं वो सभी किससे संबंधित बीमारी होती हैं? वो होती हैं लिखने से संबंधित, ठीक है। मैथ संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको डिसकैलकुलिया यानी जो मैथ संबंधी जो बीमारी होती है उसमें कैलकुलिया यानी कैलकुलेट से संबंधित जो शब्द होता है कैलकुलिया वो लगा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया जो होती है मस्तिष्क से संबंधित होती है और पढ़ने से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। जो एफेजिया या डिस्फेजिया जो होती हैं वो लिखने से संबंधित होती हैं। जो कैलकुलिया होती है जैसे डिसकैलकुलिया हो गई, वर्बल कैलकुलिया है, ये सभी कैलकुलिया जिसमें लगा होगा वो मैथ से संबंधित समस्याएं होती हैं, मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है वालों को, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण कब खेला जाएगा?
यानी 22वां तो सन 2022 में हो गया था, लेकिन 23वां संस्करण कब खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा 2026 में। और ये कहाँ पर इसका आयोजन होगा? तो संयुक्त रूप से 3 जगहों पर इसका आयोजन होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, 23वां फीफा का जो 23वां संस्करण होगा वो कब और कहाँ खेला जाएगा? तो 2026 में खेला जाएगा। संयुक्त रूप से 3 जगहों पे होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का 22वां संस्करण का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये खेला गया था लुसेल स्टेडियम है, जो कि कहाँ पर? कतर में। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 का 22वां संस्करण किस देश में खेला गया था? तो ये कतर में खेला गया था। किस स्टेडियम में खेला गया था फाइनल मैच? फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो लुसेल स्टेडियम, जो कि कहाँ है? कतर में है। ठीक है, खेला गया था। सॉरी। और मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो इसका क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा विश्व कप जो होता है फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। इसका आयोजन जो होता है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर फीफा विश्व कप का आयोजन होता है। और पूछ लेता है कभी कभी कि फीफा जो होता है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मई। ठीक है, 21 मई 1904 में पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में इसकी जो है स्थापना हुई थी। इसकी मतलब फीफा की स्थापना कब हुई है? 21 मई 1904 को। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है फीफा का, यानी जो फीफा होता है, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कुछ फ्रेंड्स जानकारी थी फीफा से संबंधित। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई 17 जुलाई 1912 स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मोनाको में है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई? 17 जुलाई 1912 को हुई थी, स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मोनाको में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई? तो 1946 बेंगलुरु में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। बैगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नॉकआउट या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सडन डेथ हो गया, ओलंपिक सिस्टम हो गया, पेनेट्रेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सभी क्या क्या नाम है नॉकआउट के? तो सडन डेथ कह सकते हैं आप, ओलंपिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, और पेनेट्रेशन सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? नॉकआउट यानी एलिमिनेशन टूर्नामेंट के अन्य नाम हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। बैटल डोर किस खेल का पुराना नाम है? तो बैटल डोर जो है ये बैडमिंटन खेल का पुराना नाम है। अगला है प्रश्न नंबर 19। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी IBF का गठन कब हुआ है? तो 1934 में इसका गठन हुआ था। यदि मुख्यालय पूछ लेता है तो मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। अष्टांग योग के अंतर्गत नियम के कितने अंग हैं? ठीक है, वैसे तो अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। तो उन 8 अंगों में से जो नियम होता है, ठीक है, नियम जो होता है, नियम के अंतर्गत कितने अंग आते हैं ये आपको बताना है। तो नियम के अंतर्गत 5 अंग आते हैं। कौन कौन से? शौच,
संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है, माने कहने का मतलब यही है कि अष्टांग योग जो होता है, अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, उनमें 8 में से जो एक नियम होता है, ठीक है, नियम के अंतर्गत कितने उप अंग कह लीजिए कितने होते हैं, तो नियम के अंतर्गत कितने अंग आते हैं, 5 आते हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है, याद रखना, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो ये है महर्षि पतंजलि, और इनको ही योग का पितामह बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आता है लगभग हर परीक्षा में, कि योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और पूछ लेता है कि 21 जून को योग दिवस मनाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 21 जून 2015। ठीक है, 2015 से शुरुआत हुई थी। और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। यदि पूछ ले इसकी प्रथा कब शुरू हुई थी या पहली बार ये कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22। योग शब्द का अर्थ होता है, तो योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना या फिर संयोग। ठीक है, जोड़ना, मिलना या फिर संयोग होता है योग शब्द का अर्थ। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। संतोष ट्रॉफी, आशुतोष कप, मार्डेका कप, रोवर्स कप, डुरंड कप, सुब्रतो कप, ये सभी जो कप व ट्रॉफियां हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी फुटबॉल खेल से संबंधित होते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो टूर्नामेंट जो होते हैं यानी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज। ठीक है, कौन कौन सी? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज यानी चुनौती टूर्नामेंट। ठीक है, ये सभी क्या हैं? टूर्नामेंट के 4 प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। डेकाथलॉन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो डेकाथलॉन जो होती है प्रतियोगिता, उसमें कुल कितनी स्पर्धाएं इवेंट होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। माने पहले दिन कितने होंगे? 5 होंगे, प्लस दूसरे दिन भी कितने होंगे? 5-5 होंगे। ठीक है, तो 2 दिन का खेल होता है। कितना? 2 दिन का खेल होता है। पुरुषों के लिए प्रतियोगिता होती है, 1200 अंक जो होते हैं इनके लिए प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और इसमें से 5 देखो, एक दिन पहले दिन कितने होंगे? 5 होंगे, दूसरे दिन कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट होते हैं? 10 होते हैं। 10 में से जो 4 होते हैं वो ट्रैक इवेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी जो 6 होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। सॉरी, तो 10 में से 4 जो होते हैं वो ट्रैक इवेंट होते हैं, जबकि 6 जो होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। ये जो डेकाथलॉन ये जो इसका आयोजन होता है पुरुषों के लिए होता है। 2 दिन का जो इसकी समयावधि है कितनी होती है? 2 दिन की होती है, और 1200 अंकों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन होता है। और कौन सा इवेंट किस क्रम में खेला जाएगा उसको ये देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्रम पूछ लेता है कि इसका पहला इवेंट कौन सा था, डेकाथलॉन के पहले दिन का पहला, या पहले दिन का लास्ट वाला, या दूसरे दिन का पहला या दूसरे दिन का लास्ट वाला, कौन सी प्रतियोगिता या इवेंट होता है, तो इसको क्रम से देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके संभव हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।